हेलो दोस्तों, नमस्कार। एसएम किसी चैनल में मैं आप सब लोगों का दिल से बहुत बहुत स्वागत करता हूँ। यस दोस्तों, फाइनली वो वक्त यहाँ पे आ चुका है। कौन से वक्त की यहाँ पे मैं बात कर रहा हूँ? तो 18 दिसंबर एंड उसी के साथ साथ 19 दिसंबर, ये जो 2 तारीख है, ये लिटरली दोस्तों हम यहाँ पे कह सकते हैं दुनिया के शेयर बाजार के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट रोल यहाँ पे प्ले करने वाली है। मतलब आपको बहुत ज़बरदस्त तेज़ी या फिर बहुत ज़बरदस्त गिरावट इस प्रकार के सिनेरियो देखने को यहाँ पे मिल सकते हैं। ऑब्वियसली डिपेंड करता है कि आउटकम क्या निकल कर आएगा। ठीक है, अगर अच्छा आउटकम निकल कर आया तो हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं हरा भरा परफॉर्मेंस। बट अगर ख़राब चीज़ अगर देखने को मिल गई तो लाल रंग से ऑलरेडी हम परेशान हैं, उसमें ऑल एक्स्ट्रा लाल रंग शायद से देखने को यहाँ पे मिल जाए। एग्जैक्टली यहाँ पे मैं क्या कह रहा हूँ। एंड उसी के साथ साथ इतिहास की भी अगर हम लोग बात कर ले, 2024, यस, 1 साल पहले भी इसी प्रकार की चीज़ें यहाँ पे हुई थी। और उस वक्त भी सेम ऐसा ही वीडियो मैंने कवर किया था कि बहुत बड़ी तेज़ी या फिर बहुत बड़ी गिरावट यहाँ पे हो सकती है। एंड उस वक्त की बात करें, 2024 की बात कर ले, तो दोस्तों बहुत बड़ी गिरावट हुई थी। कुछ कुछ मार्केट में तो लोअर सर्किट तक लग चुके थे, ट्रेडिंग तक बंद करनी पड़ी थी। हमारे बाजार की बात नहीं कर रहा, ग्लोबल लेवल पे यहाँ पे मैं बात कर रहा हूँ। हमारी मार्केट की भी क्या हालत हुई थी मैं आपको बता दूंगा। वही चीज़ जो 1 साल पहले यहाँ पे हुई थी, अब वही चीज़ यहाँ पे हम कह सकते हैं 18-19 तारीख को क्या वापस इतिहास दोहराएगा, ये देखने वाली बात है। ऑब्वियसली अगेन जैसे मैंने आपको सिखाया कि भाई ये डिपेंड करता है आउटकम के ऊपर कि एग्जैक्टली क्या होने वाला है। अगर आउटकम हमारे फेवर में निकल कर आया तो अच्छी बात है भाई, बट अगर नहीं आया क्या वापस इतिहास दोहराएगा, यही देखने वाली यहाँ पे बात है। किस टॉपिक की यहाँ पे मैं बात कर रहा हूँ? देखा गया क्या अमेरिका को लेकर कोई बातचीत यहाँ पे हो रही है? क्योंकि दुनिया भर के बाजार को अगर हिलाने की कोई क्षमता रखता है तो अमेरिकन मार्केट है, जो कि सच भी है। बट 18-19 तारीख की बात कर ले तो थोड़ा अमेरिकन मार्केट के ऊपर अभी कैमरा नहीं जाएगा। तो क्या चाइना के ऊपर जाएगा? नहीं, चाइना भी नहीं, कैमरा जाएगा दोस्तों जापान के ऊपर। यस, जापान की अगर हम लोग यहाँ पे बात कर ले, जो काफ़ी साइलेंट रहता है, ज़्यादा फोकस में देखने को नहीं मिलता है। बट जब जापान में अगर कुछ बड़ी हलचलें अगर हो जाती है वो दुनिया भर के बाजार को मतलब झंझोड़ के रख देता है। पहले सबसे अगर मैं यहाँ पे बात कर लूँ तो वो है 18 दिसंबर, कल के दिन की बात करें तो। ठीक है, 18 दिसंबर में अगर देखा गया तो क्या यहाँ पे होने जा रहा है, जापान का इन्फ्लेशन का डेटा सामने आने वाला है। अब देखा गया तो इन्फ्लेशन का डेटा तो बार बार सामने आ जाता है, तो इस वक्त इतनी बड़ी कौन सी बात है? तो दोस्तों जैसे कि आपको पता ही है, जापान में जो इन्फ्लेशन है वो धीमे धीमे करके बढ़ बढ़कर अब एवरेज 3% के करीब हम लोग को जाते हुए देखने को मिल चुका है। इसके पहले भी हुआ था, बट ओवरऑल अगर देखा गया एवरेज तो 3% के थोड़ा नीचे था। बट अगर हम अभी देखेंगे, ये देखिए रिसेंटली 2.7 आया था, देन 2.9 आया था, देन आप देख सकते हैं 3 आया था। एक्चुअल में इन्फ्लेशन की बात कर रहा हूँ। अब दिसंबर 18 कल ये कितना आएगा? लगातार इन्फ्लेशन अभी हम लोग को जापान का बढ़ते हुए देखने को यहाँ पे मिल रहा है। एंड आप सब लोगों को फॉर्मूला तो पता ही है कौन सा। यस, अगर एक आय यहाँ पे बढ़ता है तो दूसरा आय भी हम लोग को बढ़ने का खतरा यहाँ पे बढ़ जाता है। और यही सबसे बड़ा डर है दोस्तों कि मतलब एक आय कौन सा, अगर यहाँ पे इन्फ्लेशन का आय अगर यहाँ पे बढ़ा तो दूसरा कौन सा आय रहता है जो बढ़ने का खतरा होता है? यस, इंटरेस्ट रेट बढ़ने का खतरा होता है। अगर इन्फ्लेशन नीचे तो दूसरा आय इंटरेस्ट रेट भी नीचे, ये चीज़ें भी हम लोग को देखने को मिल जाती है। यही सबसे बड़ा खतरा हम लोग को देखने को मिल रहा है। जैसे अभी हम लोगों ने देखा ना कि जापान का इन्फ्लेशन निरंतर हम लोग को धीमे धीमे करके बढ़ते हुए देखने को यहाँ पे मिल रहा है। ऑलरेडी पिछले 3 बार की अगर बात कर रहे तो इन्फ्लेशन काफ़ी सिग्निफिकेंटली बढ़ा है। जापान में इतना इन्फ्लेशन बढ़ता नहीं था। जापान तो बीच में एकदम माइनस में चलता था, डिफ्लेशन में चलता था। यह भी अगर पिछले 1-2 साल की बात करें, काफ़ी चीज़ें यहाँ पे बदली है। यहाँ पे इन्फ्लेशन का डेटा ये 18 दिसंबर को कल हम लोग को देखने को यहाँ पे मिलने वाला है। ये क्या आएगा डेटा, ये एक मतलब बोलते हैं ना लिटरली काफ़ी कुछ चीज़ें यहाँ पे हमारे सामने यहाँ पे ओपन करेगा। 18 तारीख कल ही यहाँ पे आने वाला है। जो वो डेटा निकल कर आएगा उसका इम्पैक्ट फिर 19 तारीख के एक बहुत बड़े जो फैसला है उसके ऊपर हम लोग को पढ़ते हुए देखने को मिलेगा। तो 19 तारीख को क्या है दोस्तों? बैंक ऑफ जापान की मॉनेटरी पॉलिसी, मतलब वही इंटरेस्ट रेट बढ़ाना है कि घटाना है। अब जैसे मैंने बताया उसके पहले ही 18 तारीख को ही इन्फ्लेशन का डेटा एंड 19 तारीख को ही बैंक ऑफ जापान की मॉनेटरी पॉलिसी, मतलब रेट बढ़ाना है कि नहीं बढ़ाना है करके। अगर इन्फ्लेशन अगर 18 का बढ़ गया है फॉर एग्जांपल के लिए, तो भाई बैंक ऑफ जापान इंटरेस्ट रेट यहाँ पे बढ़ा सकता है। एंड अगर बैंक ऑफ जापान ने इंटरेस्ट रेट यहाँ पे बढ़ाया
तो भाई दुनिया भर में हम यहाँ पे कह सकते हैं लिटरली तांडव यहाँ पे मच सकता है। तो इसलिए पहला तो फोकस 18 तारीख को होना चाहिए, फिर 19 तारीख को जापान की मॉनेटरी पॉलिसी के ऊपर हर किसी का फोकस यहाँ पे रहेगा। आप देख सकते हो कि इसके पहले के इंटरेस्ट रेट देखिए जापान के 0.5 0.5 0.5 वही देखने को मिल रहा है, कोई बदलाव नहीं। ठीक है, जापान में इतना यूजुअली इंटरेस्ट रेट बदलते नहीं है। पर अगेन सेम वही चीज़ कि इन्फ्लेशन भी पिछले 2 साल से 2-2.5 साल से बदला है, तो इंटरेस्ट रेट भी जापान का हम लोग को बढ़ते हुए देखने को मिल रहा है। नेगेटिव इंटरेस्ट रेट देखने को मिलते थे जापान से, वो नेगेटिव से हम पॉजिटिव में देखने को यहाँ पे मिल गए, एंड पॉजिटिव से बाद में 0.25 आ गया, 0.25 से 0.50 आया, एंड इस वक्त तो आप देख सकते हैं 19 दिसंबर को ये भी अनुमान लगाया जा रहा है ये 0.75 भी यहाँ पे हो सकता है, 25 बेसिस पॉइंट भी बढ़ सकता है। बट वो डिपेंड करता है 18 तारीख को इन्फ्लेशन का डेटा कैसा आएगा, उसके हिसाब से चीज़ें देखने को मिलेंगी। इसलिए आप देख सकते हो आपको बहुत सारे आर्टिकल्स भी देखने को मिलेंगे। बैंक ऑफ जापान एक्सपेक्टेड टू हाइक द इंटरेस्ट रेट टू अ 30-year हाई। यस, 30 साल के हाईएस्ट लेवल पे इंटरेस्ट रेट चले जाएंगे। जापान में इतना हायर लेवल का इंटरेस्ट रेट नहीं देखने को मिलता था, पर ऐसा क्यों हो रहा है? क्योंकि जैसे मैंने आपको बताया जापान में इन्फ्लेशन भी उतना हायर लेवल का हम लोग को देखने को यहाँ पे मिल रहा है। यस, एंड इसी चीज़ को लेकर 2 दिन पहले भी हम लोगों ने देखा था, क्या देखा था, बिटकॉइन $70,000 के आसपास लुढ़का था, क्रैश हुआ था। ठीक है, क्यों? वही रेट हाइक यहाँ पे होगा इसी फियर के चलते। सो ये पूरा मतलब जैसे अभी मैंने आपको क्या बताया, ये पूरा व्हाट इफ वाला कंडीशन है। एंड जैसे आपको पता है कि अगर मान लो कि अगर यहाँ पे बैंक ऑफ जापान ने इंटरेस्ट रेट को अगर यहाँ पे इंक्रीज कर दिया, बढ़ा दिया, तो फिर वो कौन सा सिचुएशन क्रिएट करेगा? यस, वो येन कैरी ट्रेड जो चलता है उसको अनवाइंड करने का काम करेगा। येन कैरी ट्रेड मतलब क्या? जैसे मैंने नाम में ही लिखा हुआ है, येन को कैरी करो और ट्रेड करो। ठीक है, येन मतलब जापानीज येन, उनकी करेंसी, वहाँ पे सबसे सस्ता लोन मिलता है। सो दुनिया भर के जो बड़े बड़े इंस्टीट्यूशंस है, प्लेयर्स है, वो क्या करते हैं, जापान से सस्ते ब्याज के ऊपर लोन उठाते हैं, पैसा उठाते हैं, और दूसरे असेट क्लास में, दूसरे बाजार में पैसा लगाते हैं, और उस डिफरेंस से उनको पैसे मिलता है। बट जहाँ से वो लोन उठा रहे, अगर लोन का इंटरेस्ट रेट बढ़ा, अगर वो महंगा हुआ, सो ऑटोमेटिकली इनका जो गैप है, स्प्रेड है, जो रिटर्न्स उनको यहाँ पे जो मिलते थे वो कम हो जाएंगे, नुकसान भी हो सकता है। तो वो फटाफट क्या कर देते हैं, यस, अपने पोजीशन को बंद कर देते हैं। इसी को कहते हैं हम लोग येन कैरी ट्रेड अनवाइंडिंग। सो इसका खतरा यहाँ पे बढ़ जाता है इंटरेस्ट रेट अगर बढ़ा तो। सो इसलिए आप यहाँ पे देख सकते हैं दोस्तों, ये बार बार आपको आज के मतलब पिछले हफ्ते भर से यही आर्टिकल्स आपको देखने को मिल रहे हैं। द बैंक ऑफ जापान में मतलब शायद फाइनली ट्रिगर अ येन कैरी ट्रेड अनवाइंडिंग। फाइनली ट्रिगर मतलब क्या, कि एक और बार यहाँ पे वो क्या कर सकते हैं, इंटरेस्ट रेट को यहाँ पे बढ़ा सकते हैं। एंड अगर ऐसा हुआ, सो अगेन यहाँ पे येन कैरी ट्रेड अनवाइंडिंग की और चीज़ें हम लोग को जाते हुए देखने को यहाँ पे मिल सकती है। इसलिए हम देख रहे हैं बार बार कि बिटकॉइन भी लगातार अंडर प्रेशर हम लोग को देखने को मिल रहा है। येन कैरी ट्रेड अनवाइंडिंग के चलते ग्लोबल मार्केट भी एक थोड़ा सा प्रेशर वाले सिचुएशन में चलते हुए देखने को यहाँ पे मिल रहे हैं। और जैसे अभी मैंने आपको क्या बताया कि इतिहास की अगर बात कर ले, इतिहास मतलब 1 साल पहले की इतिहास की बात कर रहा हूँ, 2024 की अगर हम बात कर ले, तो यहाँ पे कुछ बाजार में हम लोग को लोअर सर्किट तक लगते हुए देखने को यहाँ पे मिला था। खास करके जापान के बाजार की बात करें, आप देख सकते हैं 5 अगस्त 2024 की बात कर ले, जुलाई में ही, ठीक है, जुलाई में इंटरेस्ट रेट बढ़ाया था किसने, बैंक ऑफ जापान ने। और उसके बाद अगस्त में ही अगर हम लोग यहाँ पे बात कर ले, तो जापान स्टॉक मार्केट क्रैश हो गया। सिंगल डे इतना बड़ा क्रैश था जो 1987 के बाद पहली बार देखा गया था। इतना बड़ा क्रैश देखने को यहाँ पे मिला था। ठीक है, एंड उसी के साथ साथ ग्लोबल मार्केट भी येन कैरी ट्रेड के चलते क्रैश हुए थे। ये देखो अगस्त मंथ की अगर हम लोग डेटा की बात करें, तो अगर मैं आपको बता दूं तो ये देखो जापान का निक्काई सिंगल डे 12.5% क्रैश हुआ था। ठीक है, जापान के और भी जो इंडेक्सेस आपको देखने को मिल जाते हैं 12, 12.25, 12.5% तक उड़े थे। कोरिया का मार्केट भी देख सकते हो 8, 9% तक हम लोग को उड़ते हुए देखने को मिला था। लोअर सर्किट ट्रेडिंग भी हॉल्ट होते हुए हम लोग को देखने को यहाँ पे मिली थी। अमेरिका की बाजार की बात कर ले तो अमेरिका का मार्केट 3.5%, नेस्डैक की बात करें तो S&P 500 3%, डाउ जोन्स लगभग 2.6% एक दिन में। मतलब जापान के मार्केट के चलते अमेरिकन मार्केट भी गिरते हुए देखने को मिला था। क्यों? कि जैसे अभी मैंने आपको बताया ना कि लोग क्या करते थे, बड़े लोग मतलब इंस्टीट्यूशंस, कि जापान से सस्ता पैसा यहाँ पे उठाओ येन के फॉर्म में, उसको क्या करते थे, डॉलर में कन्वर्ट करते थे और अमेरिका में निवेश करते थे। अब वहाँ से इंटरेस्ट रेट बढ़ा तो भाई इनका नुकसान होना स्टार्ट हो गया, जो रिटर्न्स मिलते थे वो कम हो गए। तो फटाफट उन्होंने क्या कर दिया, जो डॉलर में निवेश किया था वो सेल करना उन्होंने स्टार्ट किया, बॉन्ड में लगाया हुआ पैसा सेल करना स्टार्ट किया, और सब कुछ हम लोग को गिरते हुए देखने को मिला। ठीक है, और यही चीज़ की अगर बात करें, जर्मनी का मार्केट भी डाउन, देन फ्रांस का बाजार भी डाउन, फुटसी भी डाउन, और हमारे बाजार की भी बात कर ले तो हमारा भी मार्केट सिंगल डे 2.7% निफ्टी
गिरते हुए देखने को मिलता है। दुनिया के बाजार गिर गए तो भाई हम कौन से अलग दिशा में चले जाएंगे। सो पूरे दुनिया के भर के बाजार के साथ साथ हमारा भी बाजार गिरते हुए देखने को यहाँ पे मिला था। सो आप अंदाजा अब यहाँ पे लगा सकते हैं दोस्तों, मतलब क्या हिस्ट्री यहाँ पे रिपीट होगी, बस उसी चीज़ की चर्चा अब यहाँ पे चल रही। वैसे आपको क्या लगता है, आप अपनी राय जरूर कमेंट सेक्शन में यहाँ पे रख सकते हो। बट जैसे मैंने आपको क्या बताया कि ये फैसला लेगा कब, बैंक ऑफ जापान 19 दिसंबर को। बट उससे पहले कल 18 दिसंबर की अगर बात करें तो यस, कौन सा डेटा सामने आने वाला है, इन्फ्लेशन का डेटा सामने आते हुए देखने को मिलेगा। सो पहला अगर इन्फ्लेशन का डेटा अगर यहाँ पे नॉर्मल आया, कूल डाउन वाला अगर डेटा देखने को मिला, तो एक थोड़ी सी तो होप जनरेट होगी कि शायद से 19 तारीख को बैंक ऑफ जापान अपना रेट हाइक नहीं करेगा। बट अगर 18 तारीख को ही कल के दिन इन्फ्लेशन का डेटा अगर बहुत ही खराब आया, तो फिर भाई 19 तारीख का इंतजार शायद से बाजार नहीं करेगा कि बैंक ऑफ जापान की मॉनेटरी पॉलिसी आएगी, वो बोलेंगे रेट हाइक। उसके पहले ही बाजार 18 तारीख से ही यहाँ पे अपना तांडव दिखाना शुरू यहाँ पे कर देंगे। सो नो डाउट, जैसे मैंने कहा, ये इफ बट सिचुएशन हम लोग को देखने को मिल जाती है। सर क्या पॉजिटिव भी हो सकता है? हाँ, हो सकता है। अगर जैसे बोला ना, इन्फ्लेशन अगर अच्छा आया, ठीक है, तो आप होप लेकर चल सकते हो कि बैंक ऑफ जापान कुछ रेट ना यहाँ पे चेंज करे। सो एक मार्केट के लिए काफ़ी पॉजिटिव बात हो सकती है, तो आप अच्छी तेज़ी भी यहाँ पे देख सकते हो। बट फिलहाल अगर देखा गया सिचुएशन जिस प्रकार से, अभी मैंने आपको बताया ना, इन्फ्लेशन जिस प्रकार से जापान में लगातार बढ़ते जा रहा है, सो चांसेस काफ़ी कम लग रहे हैं कि इन्फ्लेशन कूल डाउन होने के। एंड इसीलिए थोड़ा सा येन कैरी ट्रेड अनवाइंडिंग का ही माहौल हम लोग को ज़्यादा देखने को मिल रहा है। इसलिए आप देख सकते हैं बाजार में एक थोड़ा प्रेशर है, क्रिप्टो मार्केट में भी प्रेशर है, इथेरियम, बिटकॉइन, सब कुछ हम लोग को डाउन ही देखने को मिल रहा है। सो लेट्स सी आउटकम क्या निकल कर आता है। आउटकम के ऊपर ना तो आपका और मेरा कंट्रोल है, सो इसी के ऊपर फिलहाल तो हम लोगों ने फोकस यहाँ पे करना है। सो आशा करता हूँ दोस्तों वीडियो हेल्पफुल लगा होगा। सारा पॉइंट आपको पहले से एडवांस में मैंने बता के रखा हुआ है, सिखा के रखा हुआ है। सो आप चाहो तो इसको लाइक एंड शेयर कर सकते हो। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।